Hello everyone. So today we'll be continuing with the Living World chapter 1 of grade 11th biology part 2. Okay, so last time we discussed about that how actually do we define a living organism and what all things we considered were growth, reproduction, consciousness and metabolism. Now we'll be learning about the diversity in the living world, diversity that is present all around us. Okay, so the first topic that comes or the first name that is highlighted in our NCERT is biodiversity. Now what is meant by biodiversity? Biodiversity का मतलब होता है कि हमारे अराउंड जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, एक उनका नंबर और दूसरा उनका टाइप. तो नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी. और आज के टाइम पे हमारे पास कितने सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं? अकॉर्डिंग टू आपकी एनसीईआरटी जो मेंशन्ड है वो है 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. तो ये चीज क्लियर हुई. बायोडाइवर्सिटी जो हमने डाइवर्सिटी के बारे में जो हमने स्टडी करना है आज के टॉपिक में, उसका मतलब क्या होता है कि हमारे अराउंड कितने नंबर और कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, जो हमारा नेक्स्ट हाईलाइटेड वर्ड है बुक में, वो क्या है? नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नॉमेनक्लेचर बेसिकली एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिसके वे से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि ये जो नॉमेनक्लेचर है ना, इसका नीड क्या है और अगर ये हम करते हैं तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ना है? नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है. अब नॉमेनक्लेचर जो मैंने अभी आपको बताया, नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बेस से हम क्या असाइन करते हैं? हम साइंटिफिक नेम असाइन करते हैं. ठीक है, क्या असाइन करते हैं? साइंटिफिक नेम असाइन करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को. साइंटिफिक नेम किसको असाइन करते हैं? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एक ऑर्गेनिज्म का खाली एक ही नाम होगा. लिखा है ना आपके डेफिनेशन में, क्या लिखा है? साइंटिफिक नेम टू पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब वन ऑर्गेनिज्म विल बी रेफर्ड ओनली विद वन नेम. है ना, ये चीज क्लियर हुई. अब हम पढ़ते हैं कि हमें नीड क्या पड़ी भाई नॉमेनक्लेचर की. ऐसा क्या हुआ कि हमें नॉमेनक्लेचर करना पड़ा? हमारे जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, इनको ये नेम्स लाने पड़े. क्या नीड थी इसकी? ठीक है, अब हम जानते हैं कि भाई इंडिया जो है, या पूरा वर्ल्ड ही कंसिडर कर लो, पूरा वर्ल्ड क्या है? डाइवर्स है, राइट? अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं लोग. आप यहाँ रहे हो दिल्ली में तो लोग अलग लैंग्वेज बोलेंगे, आप महाराष्ट्र चले जाओ तो लोग अलग लैंग्वेज बोलेंगे, आप कर्नाटका जाओ तो लोगों की अलग लैंग्वेज होगी, राइट? तो इसी चीज की वजह से हमें क्या असाइन करने पड़े? बायोलॉजिकल नेम्स असाइन करने पड़े. क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे अराउंड प्लांट्स, जितने भी हमारे अराउंड एनिमल्स है ना, उनको हम अपने लोकल रीजन्स में किस नाम से रेफर करते हैं? लोकल नेम से रेफर करते हैं. ठीक है, हर एरिया का, हर रीजन का अलग अलग लोकल नेम होगा. जैसे मैंगो है तो से ए एरिया में हम उसे कुछ और बुलाते हैं, बी एरिया में हम उसे कुछ और बुलाते हैं. अब इन केस ऐसा हुआ कि ए एरिया वाले लोग और बी एरिया वाले लोग एक दूसरे से भाई बात कर रहे हैं. ठीक है, दोनों बात तो मैंगो के बारे में कर रहे हैं, लेकिन वर्ड्स अलग अलग यूज कर रहे हैं. क्योंकि वो वर्ड्स अलग अलग यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है. ठीक है, तो ये जो लोकल नेम्स होते हैं, इन लोकल नेम्स की वजह से क्या होता है? क्या क्रिएट होती है? कंफ्यूजन क्रिएट होती है. कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है सबके माइंड में. ठीक है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना, ए वाले लोग हैं, बी वाले लोग हैं, बात तो मैंगो की हो रही है, लेकिन जो इसका नाम है मैंगो का, ये अलग अलग यूज हो रहा है. ठीक है,
और इन्हीं लोकल नेम्स के अलग अलग इसको क्या रेफर करते हैं, इसका सेकंड नेम क्या बोल सकते हैं हम इसे, वर्नाक्यूलर नेम्स। क्या बोलते हैं हम इसे, वर्नाक्यूलर नेम्स। यहां तक क्लियर हुई चीज। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई नीड क्या है, नॉमेनक्लेचर की नीड ये है कि हमारे जितने भी लोकल रीजन्स हैं वहां पे हम प्लांट्स को, एनिमल्स को लोकल नेम से रेफर करते हैं। और ये जो लोकल नेम्स हैं जिसको हम वर्नाकुलर नेम्स भी बोलते हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, इसीलिए नीड है कि हम नॉमेनक्लेचर करें। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सबको। अब हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है नॉमेनक्लेचर की, हमें नॉमेनक्लेचर क्यों करना चाहिए। तो भाई वो तो नीड से ही क्लियर हो गया। पहली चीज कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, राइट। अगर ए रीजन वाले लोग बी रीजन वाले लोग से बात कर रहे हैं तो वो, और अब वो एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एक ही नाम यूज करें, अलग अलग नेम्स रेफर ना करें ताकि कंफ्यूजन ना हो। दूसरी चीज, जब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा रही थी, जब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई कि ये वो प्रोसेस है जिससे हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं, तो मैंने एक वर्ड पे हाईलाइट किया था, पर्टिकुलर, राइट। तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मैंने इसलिए हाईलाइट किया था क्योंकि नॉमेनक्लेचर से हमने ये इंश्योर किया कि जो हमारा एक ऑर्गेनिज्म है उसे खाली एक ही नाम से जाना जाए, बहुत सारे नामों से नहीं, एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो, और वो जो नाम हो वो किसी और ऑर्गेनिज्म का ना हो। समझे आप बात को। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो है, मैंगो है, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो मैंजीफेरा इंडिका जो नाम है ना, वो खाली एक ही ऑर्गेनिज्म के लिए यूज हो भाई, एक ही चीज के लिए यूज हो। ऐसा ना हो कि इसी नाम से 5-6 ऐसी चीजें भाई जो जानी जानी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नहीं ना, गलत हो जाएगा ना फिर तो वो। तो नॉमेनक्लेचर ने यही इंश्योर किया कि एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम मिले और वो जो नाम है वो किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज ना हो। ठीक है, तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म शुड बी नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी भी कंट्री के, सपोज ए कंट्री के लोग बी कंट्री के लोगों से बात कर रहे हैं, राइट, तो ये जो वर्ड है ना, ये दोनों के लिए कॉमन हो ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना होए। दूसरी चीज इसने क्या इंश्योर करी, दैट वन नेम इज यूज्ड ओनली फॉर वन ऑर्गेनिज्म, जो मैंने दोबारा आपको पर्टिकुलर के वे में समझा दिया। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर के लिए क्या, सबसे पहले बहुत ही बेसिक स्टेप जो नॉमेनक्लेचर के लिए यूज होगा वो क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब समझते हो कि हम भाई ऐसे कैरेक्टर्स की लिस्ट बना लें जिसके वे से हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ भाई ये वही ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी मदर्स को देखा होगा तो वो एक प्लांट को इजीली देख के बता सकते हैं ये तुलसी का पौधा है, ये नीम का पौधा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। और हमें जब वो कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो जाती हैं, हम जब उसे आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, तो हम उस प्लांट को भी बड़े इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना। मैंगो है और लीची है, दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और आप देख के बता सकते हो ना भाई कौन सा मैंगो है और कौन सा लीची है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके सारे कैरेक्टर्स जाने, उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए। ठीक है, तो डिस्क्राइबिंग द ऑर्गेनिज्म करेक्टली so as to know what his or her name is attached to, मतलब कि हम वो सारे कैरेक्टर्स के बारे में जान लें जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हैं, और फिर उन कैरेक्टर्स के नेम पे हम उसे नेम असाइन कर पाए, है ना।
वो करेक्टर्स हमें पता लग गए, वो जितने भी हमें करेक्टर्स हैं उस ऑर्गेनिज्म के, वो करेक्टर्स हमें पता लग गए, और उसी करेक्टर्स के बेसिस पे हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई उसका जो साइंटिफिक नेम है वो किस बेसिस पे है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई अच्छे से। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वे से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाते हैं, और उस डिस्क्रिप्शन के हेल्प से हम ये सीख पाते हैं कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये हमें इस साइंटिफिक नेम से कैसे अटैच्ड हैं। ठीक है, अब हमारे प्लांट्स और हमारे एनिमल्स के लिए जो हमने साइंटिफिक नेम्स दिए ना, जिस भी इंस्टीट्यूट ने, एजेंसी ने दिए, वो दो अलग अलग है। ठीक है, आई विल टेल यू अबाउट ईच वन ऑफ देम। ठीक है, तो पहले हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। मतलब दोनों के बस आपको नाम ही याद करने हैं, आपके नेम्स ही एनसीईआरटी में गिवन है। तो प्लांट्स के लिए हम ICBN यूज करते हैं। प्लांट्स के लिए कौन सा है? ICBN। ICBN stands for International Code for Botanical Nomenclature. Okay, International Code for Botanical Nomenclature. ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, और ये कौन से ईयर में आया था? हमारा 1961 में आया था। क्लियर हुई ये चीज? तो प्लांट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और ये कौन से ईयर में आया था? 1961 में आया था। याद रखना कि ये वो चीज है जिसने हमारे अराउंड जितने भी प्लांट्स आइडेंटिफाइड थे ना, उस टाइम तक सबके नेम्स दिए। अब भी जो भी हम प्लांट्स जो डिस्कवर हो रहे हैं, राइट, न्यू प्लांट्स जो आते हैं, उनको साइंटिफिक नेम देना किसका काम है? इसका काम है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स के बेस्ड पे हमने साइंटिफिक नेम्स दिए थे। ये जो हमारा कोड है ना, इंटरनेशनल कोड कह रहे हैं ना, इसी कोड के प्रिंसिपल्स पे हमने जितने भी हमारे अराउंड जितने भी प्लांट्स हैं, सबको साइंटिफिक नेम दिए थे। ऐसे ही एनिमल्स के लिए क्या यूज होता है? ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर इसका होता है प्लांट्स का। तो एनिमल्स के लिए क्या है? ICZN, that is International Code for Zoological Nomenclature. और ये कब आया था? ये 1961 में आया था प्लांट्स के लिए। ये आया था आपका 1964 में। ठीक है, तो जैसे प्लांट्स के लिए हम इसके प्रिंसिपल्स पे, इसी के प्रिंसिपल्स पे हम सारे साइंटिफिक नेम्स देते हैं, ऐसे ही एनिमल्स के लिए हम इसके जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बेसिस पे साइंटिफिक नेम देते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो हमारा साइंटिफिक नेम होता है वो कैसा होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको मैंगो के बारे में बताया, मैंगो का क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। अब ऐसे ही हम जानते हैं कि भाई ऐसे हम नेम्स देते क्या है, और जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या डिनोट करता है, सेकेंड वर्ड क्या डिनोट करता है, ये सब हम जानेंगे इसमें। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात कि किसके प्रिंसिपल्स के बेस पे हमने दिया था। ठीक है, अब हम जानते हैं हमारे साइंटिफिक नेम के बारे में। ओके, ठीक है, साइंटिफिक नेम की बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर का यही तो काम होता है कि साइंटिफिक नेम असाइन करना, भाई, है ना? साइंटिफिक नेम असाइन करना, यही तो काम होता है। तो जो हमारा साइंटिफिक नेम होता है ना, जो भी हम ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं ना, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है,
दो कंपोनेंट्स होते हैं, ओके। जो इसी चीज को, जब किसी भी चीज के दो कंपोनेंट होंगे ना, दो कंपोनेंट है ना साइंटिफिक नेम के भी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। बायनॉमियल से तो आप समझ ही जाओ, बायनॉमियल का मतलब क्या हो गया, दो, तो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले किसने दिया था, कैरोलस लाइनस ने, ठीक है। तो इट वाज गिवन बाय कैरोलस लाइनस, ठीक है, कैरोलस लाइनस, ठीक है। तो जो हमारा साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, इसी चीज को हम बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के वे से रेफर करते हैं। और बायनॉमियल नोमेनक्लेचर हमें किसने दिया था, कैरोलस लाइनस ने दिया था। ये चीज क्लियर हो गई। अब जो मैं बोल रही हूँ ना, दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, अब हम जानते हैं कि इसके जो दो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है ना इसका, वो होता है हमारा जेनेरिक नेम, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है, जेनेरिक नेम, जो किसको रेफर करता है, जेनेरा को या जीनस को, ओके। तो जो दो कंपोनेंट्स हैं उसका फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो होता है जेनेरिक नेम, ठीक है, जो किसको रेफर करता है, जीनस को रेफर करता है। और जो हमारा सेकंड कंपोनेंट होता है वो किसको रेफर करता है, स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पीशीज को, स्पेसिफिक एपिथेट, ओके। ये जब हम आगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में पता करेंगे ना, पढ़ेंगे, तो हमें पता लगेगा कि स्पीशीज क्या होता है, जीनस या जेनेरा क्या होता है। अभी आप ये याद रख लो कि जो हमारा साइंटिफिक नेम है उसके दो कंपोनेंट्स हैं। पहले कंपोनेंट को हम जेनेरिक नेम से जानते हैं और सेकंड कंपोनेंट को हम स्पेसिफिक एपिथेट के नेम से जानते हैं। क्लियर ये चीज। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ आपको। देखो, अभी मैंने आपको मैंगो का एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका, ओके, मैंजीफेरा इंडिका। तो अभी मैंने आपको बताया मैंजीफेरा क्या है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट है। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट है, इसीलिए ये क्या रेफर करेगा, जीनस, इसीलिए ये जीनस को रेफर करेगा। और इंडिका क्या है हमारा, इंडिका क्या है मेरा, इंडिका सेकंड कंपोनेंट है। क्योंकि ये सेकंड कंपोनेंट है इसीलिए किसको रेफर करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज को। क्लियर हुई ये चीज अच्छे से क्लियर है। अब हम ना रूल्स के बारे में जानेंगे, वेरियस रूल्स जो हम एक साइंटिफिक नेम असाइन करते हुए कीप इन माइंड रखते हैं, ठीक है, जिनको हमको ध्यान में रखना पड़ता है जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या दे रहे हैं, एक साइंटिफिक नेम दे रहे हैं। तो इनको हम किन नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, ऑल ओवर यूनिवर्स एक्सेप्टेड है ये रूल्स, ठीक है। किसी भी कंट्री में अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो यही रूल्स फॉलो होंगे। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। अब मैं आपको इसका शॉर्ट में बता देती हूँ क्या क्या होता है, मैं इसे राइट डाउन नहीं करवाऊंगी। जितने भी आज की वीडियो में जितना भी टॉपिक कवर होगा उतने टॉपिक के नोट्स जो होंगे वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइडेड हो जाएंगे, ठीक है। ओके, हम कहते हैं कि जो हमारे बायोलॉजिकल नेम्स है ना, मैं इसी एग्जाम्पल को रेफर करूंगी पूरे उसमें, मैंजीफेरा इंडिका। देखो मैं इसे बड़ा बड़ा लिख देती हूँ ताकि आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा।
क्या है हमारा? मैंजी फेरा इंडिका। ठीक है, ये मेरा नेम है। अभी मैं कुछ भी नहीं बता रही इसके बारे में, धीरे धीरे जैसे हम रूल्स पढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें मैं मॉडिफिकेशंस करती रहूंगी। ठीक है, ओके। पहला कहता है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन लैटिन। किस में लिखते हैं हम इसे? लैटिन में लिखते हैं। ठीक है, लैटिन से ये रेफर करते हैं और हमें लिखते किस में है, जो भी इसकी राइटिंग होती है। अभी तो मैं इसे हैंड रिटन कर रही हूँ, लेकिन वैसे ही हम किस में लिखते हैं? इटैलिक्स में लिखते हैं। और इसका रेफरेंस कहाँ से आता है? किस लैंग्वेज में होते हैं? लैटिन में होते हैं। ये जो आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो ना अभी, मैंजीफेरा इंडिका, ये लैटिन लैंग्वेज है। ठीक है, ये लैटिन से डिराइव्ड होते हैं, वो जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, फर्स्ट वर्ड, ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड दे आर रिटन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स में लिखते हैं। इटैलिक्स तो आप सबको पता होगा, एक फॉन्ट होता है। तो इसी फॉन्ट में जितने भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो सारे लिखे जाते हैं। और वो कहाँ से डिराइव्ड है? हमारे जितने भी साइंटिफिक नेम्स हमारे अराउंड हैं, कहाँ से डिराइव्ड है? लैटिन से डिराइव्ड है, लैटिनाइज्ड है। ओके, क्लियर हुई ये चीज। उसके बाद हम कहते हैं, जो अभी मैंने आपको अभी पढ़ाया है, कि जो फर्स्ट वर्ड होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस होता है। जो सेकेंड वर्ड होता है वो स्पीशीज को रेफर करता है। ठीक है, अभी जब हमने इसके दो कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा तो हमने ये पता कर लिया कि जो फर्स्ट है वो जीनस है, सेकेंड है वो स्पीशीज को रेफर करता है। ओके, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, जो आपको खुद भी जब आप पेपर में इनके साइंटिफिक नेम्स लिख रहे होगे, सपोज आपको पूछा कि ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है, या पी का साइंटिफिक नेम क्या है, या हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, या मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, तो जब भी आप पेपर में इसे लिख रहे होगे, मतलब हैंड रिटन होगा ना ये, तो जब भी हम साइंटिफिक नेम को हैंड रिटन करते हैं ना, तो हम इसे सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। क्या करते हैं? सेपरेटली। देखो, एक अंडरलाइन इस पे और एक अंडरलाइन इस पे, अलग अलग अंडरलाइन करते हैं जब भी हम लिख रहे हैं। तो ये चीज हमें कब माइंड में रखनी है? जब हम किसी भी साइंटिफिक नेम के बारे में लिख रहे होंगे ना, तो हमें यही चीज माइंड में रखनी है कि जब हम लिख रहे हैं तो हमें दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ओके, दूसरी चीज, जब भी हम साइंटिफिक नेम्स को प्रिंट करा रहे हैं, आपकी बुक्स में प्रिंटेड है, राइट, तो हम उसे कैसे प्रिंट करवाएंगे? इटैलिक्स के फॉन्ट में प्रिंट करवाएंगे। क्लियर हुई ये चीज? हैंड रिटन है तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और जब हम प्रिंट करवा रहे हैं तो हम इसे इटैलिक्स में प्रिंट करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट रूल, और जो लास्ट रूल है आपके एनसीईआरटी का, वो क्या कहता है कि जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है, जो जीनस रेफर कर रहा है, राइट, फर्स्ट कंपोनेंट जो जीनस के बारे में बता रहा है, वो किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से। ओके, और जो सेकंड कंपोनेंट है, जो स्पीशीज बता रहा है, वो किससे स्टार्ट होगा? स्मॉल लेटर से। क्लियर हुई? ये सारे रूल्स क्लियर हो गए अच्छे से? तो हमने पहले में क्या पढ़ा कि जितने भी हमारे बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो डिराइव्ड लैटिन से हैं, और किस में लिखे जाते हैं? इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। मतलब वो कैसे हैं? लैटिनाइज्ड हैं, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। क्लियर? नो मैटर आपको कौन सी कंट्री से मिल रहा है वो स्पीशीज, लेकिन जितने भी उसके नेम्स होंगे वो सारे डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन होंगे। सेकेंड हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है भाई, वो जीनस को बताता है, और जो सेकेंड वर्ड होता है वो स्पीशीज के बारे में बताता है। थर्ड हमने क्या पढ़ा कि जब भी हम इसे लिख रहे हैं हाथों से, जैसे मैंने अभी आपके सामने ये लिखा पूरा, ये एक साइंटिफिक नेम है, तो हमें इसे क्या करना है? अलग अलग अंडरलाइन करना है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, ये चीज हमें माइंड में रखनी है जब हम किसी भी पेपर में कोई भी साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे होमोसेपियंस। होमोसेपियंस किसका साइंटिफिक नेम है? ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम। होमोसेपियंस
सेपियंस। तो मैंने इसे लिख दिया। आपने क्या देखा, मैंने इस वर्ड को कैपिटल में रखा, इस वर्ड को छोटा रखा, जो मेरा फोर्थ रूल बताता है, राइट। और अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसे अंडरलाइन कर दूंगी, अलग अलग अंडरलाइन करूंगी। और जब भी मैं इसे प्रिंट करवा रही हूं तो किस में प्रिंट करवाऊंगी, इटैलिक्स में प्रिंट करवाऊंगी। क्लियर हुई ये चीज। और फोर्थ, अभी मैंने आपको बताया कि जीनस है, फर्स्ट कंपोनेंट जो जीनस को है उसका कैपिटल, सेकंड कंपोनेंट जो स्पीशीज को है उसका स्मॉल। क्लियर हुई ये चीज अच्छे से सबको, ठीक है। एक और है बहुत ही बेसिक, मतलब ये रूल्स में काउंट नहीं होता बट आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि कई बार क्या होता है, नेसेसरी नहीं होता बट चाहो तो कर सकते हो। क्या होता है ये कि जो भी ऑथर है ना, नेम ऑफ द ऑथर, उसको हम एक एब्रीविएटेड फॉर्म, एब्रीविएशन समझते हो, शॉर्ट फॉर्म जिसके आगे डॉट लगी होती है, एब्रीविएटेड फॉर्म में नाम के आगे लिख देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि किसने किया था, कैरोलस लाइनस ने किया था, राइट, बायनॉमिकल नोमेनक्लेचर। तो इसके आगे मैं क्या लिख दूंगी, लाइनस। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई अच्छे से, ओके। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है हम ये पढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर आपको अच्छे से क्लियर हो गया, राइट। और उससे पहले मैंने आपको बताया आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। आइडेंटिफिकेशन पता किया ना हमने कि हम सारे कैरेक्टर्स की एक लिस्ट बना लेते हैं, उन्हीं कैरेक्टर्स के बेस पे हम ये समझ पाते हैं कि जो हमारा साइंटिफिक नेम है वो कैसे उस ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच्ड है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। Okay. Now we'll start with the next topic, that is classification. पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। क्या डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स into convenient categories based on some easily observable characteristics। अभी मैंने आपको एक चीज बताई, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में जानना, राइट। जितनी भी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है उन सबकी एक लिस्ट बना लेनी। अब जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया ना एक ऑर्गेनिज्म को, फिर हम सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करने लग जाते हैं। उसी चीज को, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली क्या प्रोसेस है, ग्रुपिंग का प्रोसेस है। ठीक है, ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स का प्रोसेस है। और हम ये ग्रुप्स किस बेसिस पे बनाते हैं, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बनाते हैं। ये चीज क्लियर हो गई अच्छे से। क्लासिफिकेशन का क्या है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। अब ये नाम याद रख लो, कैटेगरीज। आगे इसके बारे में बहुत डिटेल में कि कैटेगरीज क्या होती है। ठीक है, तो हम वेरियस ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर देते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, और किसके बेसिस पे, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ग्रुप कर देते हैं। क्लियर हुई क्या चीज अच्छे से। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैं अगर इसके एग्जांपल लूं, ठीक है, कैटेगरीज का एग्जांपल लूं, इंसेक्ट्स, वीट, राइस, डॉग, कैट। ऐसा तो नहीं होता ना कभी कि अगर कोई आपको बोले कि अच्छा तुमने वो कैट देखी है, तो ऐसा तो नहीं होता कि तुम डॉग इमेजिन करने लग जाते हो। या अगर वो व्हीट प्लांट के बारे में बात करते हैं तो तुम राइस प्लांट इमेजिन करने लग जाते हो। नहीं ना, क्यों नहीं होता, क्योंकि सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती हैं, इसीलिए हम कभी भी इसे मिक्स नहीं कर पाते। इसीलिए तो अलग अलग कैटेगरीज में इसे हम ग्रुप करते हैं, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, राइट, ओके। और इन्हीं कैटेगरीज का अगर मैं साइंटिफिक नेम आपको बताऊं तो क्या होता है, टैक्सा। ओके, क्या होता है कैटेगरीज का साइंटिफिक नेम, टैक्सा। क्लियर हुई ये चीज। अब आपने क्या माइंड में रखना है कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं ऑर्गेनिजम्स की
डिफरेंट कैटेगरीज में या कन्वीनियंट कैटेगरीज में किसके बेसिस पे, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, ठीक है। जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही हमने उसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर दिया। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इंसेक्ट्स, डॉग, कैट, फिश, टाइगर, वीट, राइस, नीम, तुलसी, ये सारे क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई इंसेक्ट बोल रहा होता है, ठीक है, और आप लायन इमेजिन कर लेते हो, नहीं होती ना ये चीज कभी भी। क्यों नहीं होती? क्योंकि दोनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ना एक साइंटिफिक टर्म है, ठीक है। जैसे क्लासिफिकेशन तो बहुत ही बेसिक हो जाता है ना, टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि यही मतलब आप क्लासिफिकेशन का एक साइंटिफिक नेम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कैटेगरीज का साइंटिफिक नेम क्या है, टैक्सा। ऐसे ही आप याद कर सकते हो कि क्लासिफिकेशन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, टैक्सोनॉमी। Taxonomy is again the process of classifying all living organisms into different taxas. हमने क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा था भाई, कि प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लासिफिकेशन को यही हमने साइंटिफिक नेम दे दिया, क्या दे दिया भाई, टैक्सोनॉमी। और कैटेगरीज की जगह हमने उसका साइंटिफिक नेम यूज कर लिया, कौन सा नाम, टैक्सा, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन बन गई, प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टैक्सा। और ये किसके बेसिस पे होते हैं, ये मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे होते हैं। पहले हम ऑर्गेनिज्म, जो भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो सेल है उसका कैसा स्ट्रक्चर है ये जानते हैं। फिर डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है उसका, फिर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन उसके बारे में। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करते हैं। क्या हो गया, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ सेल हो गया, डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो गया। ये चार चीजें क्लियर हो गई। अब जो हमारे टैक्सोनॉमी है ना बच्चा, जिसमें हमने क्या किया है, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, फिर हमने उसकी ग्रुपिंग कर दी, राइट। क्लासिफाई किया, क्लासिफिकेशन हुई और ग्रुपिंग हो गई। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं और वही प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जिनके बारे में अभी मैंने आपको पीछे बताया। फर्स्ट प्रोसेस लिखवा देती हूँ, देखो जो भी प्रोसेसेस आपकी टैक्सोनॉमी में इन्वॉल्व होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। सबके बारे में हमने पढ़ लिया। कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन और फिर क्या था, नॉमेनक्लेचर। अब फटाफट क्विक रिकैप करते हैं भाई सारी चीजें क्या होती है, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन क्या होती है, नाम बता रहा है, कैरेक्टराइजेशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबकी एक लिस्ट बना लो, उनके कैरेक्टर्स के बारे में जान लो। तो कैरेक्टराइजेशन का इन शॉर्ट मतलब क्या हुआ, कैरेक्टर्स, है ना। आइडेंटिफिकेशन, ये तो मैंने अभी पढ़ाया था। आइडेंटिफिकेशन तो हमारे नॉमेनक्लेचर में इन्वॉल्व होता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म के इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लें, है ना। आइडेंटिफिकेशन भी हमें क्लियर हो गया भाई। क्लासिफिकेशन, ये भी अभी हमने पढ़ा है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या था, ग्रुपिंग कर दो ऑर्गेनिजम्स की, है ना, किसके बेसिस पे, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। तो ये भी हमें क्लियर हो गया। और नॉमेनक्लेचर, ये तो इतने अच्छे से पढ़ा है अभी कि हम जो हमारे अराउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक साइंटिफिक नेम असाइन करते हैं। इसके हमने रूल्स पढ़े, हमने पढ़ा कि इसको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जीनस होता है, सेकंड कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें अब क्लियर हो गई
क्लियर हो गई। एक और छोटा सा फैक्ट जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो क्या है कि जो पहले की क्लासिफिकेशन, देखो अभी हमने क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की, जो हमारी इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बेसिस पे की। जो पहले की क्लासिफिकेशन होती थी ना, पहले पिछले बहुत पुराने टाइम की क्लासिफिकेशन जब होती थी वो किसके बेसिस पे होती थी, यूजेस के बेसिस पे होती थी। फूड का क्या यूज है, शेल्टर का क्या यूज है, वाटर का क्या यूज है, इस प्लांट का क्या यूज है, उस प्लांट का क्या यूज है। देखो एक बहुत ही सिंपल बेसिक फैक्ट क्या है कि ह्यूमन अपने नीड्स को सेटिस्फाई करता है ना। और वो नीड्स कैसे सेटिस्फाई होती है, किसी भी चीज से जो हमारे लिए यूजफुल है। तो ऐसे ही पहले के टाइम पे जो भी हमारी क्लासिफिकेशन होती थी वो किसके बेसिस पे होती थी, यूजेस के बेसिस पे होती थी, यूजेस के बेसिस पे होती थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम पहले इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है। अब एक और टर्म है, बहुत ही छोटी सी है, सिस्टमैटिक्स। उसके बारे में, उसके बाद हम वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे आ जाएंगे। ठीक है, जो अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है वो कैसी होती है। ओके, तो एक छोटा सा टर्म है हमारे पास सिस्टमैटिक्स। ठीक है, ये ना सिस्टेमा से डिराइव्ड है। किससे डिराइव्ड है, सिस्टेमा से, जो अगेन एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। सिस्टेमैटिक्स, सिस्टेमैटिक्स किससे डिराइव्ड है, सिस्टेमा से डिराइव्ड है। सिस्टेमा क्या है, लैटिन वर्ड है। और इस लैटिन वर्ड का मतलब क्या है, इस लैटिन वर्ड का मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं हम। तो एक सिस्टम में एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर दो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। और क्या कहता है, कहता है कि ये डील करता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से डील करता है, जो अभी हमने पढ़ा। दैट सपोर्ट्स डाइवर्सिटी, जो हमारे अराउंड जितनी भी डाइवर्सिटी है उसको। और हर ऑर्गेनिज्म, आपने फूड चेन के बारे में पढ़ा है, वेब के बारे में पढ़ा है, फूड वेब। तो क्या है, हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक्ड है, राइट। तो उसके बारे में बताता है। क्लियर हुआ सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या है, सिस्टेमा से डिराइव्ड है, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या था, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और ये किससे डील करता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से डील करता है, जो हमारी डाइवर्सिटी पे बेस्ड होती है। ठीक है, और जो रिलेशनशिप स्टडी करवाने में हेल्प करती है वेरियस ऑर्गेनिजम्स के बीच। एक और चीज, एक और फैक्ट, लास्ट फैक्ट है, ये जो टर्म था सिस्टमैटिक से किसने प्रपोज किया था, अगेन जिसने हमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, कैरोलस लाइनस। इसी ने सिस्टमैटिक्स को प्रपोज किया था। और इनकी एक बुक थी, उसका नाम क्या था बुक का, सिस्टेमा नेचुरे। आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, सिस्टेमा नेचुरे। अगेन आई एम टेलिंग, आज के वीडियो में जितना भी कंटेंट कवर होगा वो सारा पीडीएफ के फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। ओके, चलो जी, ये हमारा, ये जितने भी हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करनी थी ये हमें सब क्लियर होगा। ठीक है, अब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में जानेंगे, लेकिन उनको जानने से पहले हम एक बहुत ही जल्दी सारी चीजों का रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ी। पहले हमने क्या पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, राइट। जितने भी हमारे अराउंड जितनी भी डाइवर्सिटी है, जितने भी नंबर टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अराउंड है वो हमने पढ़ लिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा। नोमेनक्लेचर क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वे से हम साइंटिफिक नेम असाइन करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। हमने उसकी नीड पढ़ी, हमने उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी। फिर हमने आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ा। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे अराउंड जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम उसे आइडेंटिफाई कर पाए। क्लियर हुई ये चीज। उसके बाद हमने 2 कोड्स के बारे में जाना। प्लांट के लिए कौन सा होता है, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, विच वाज गिवन इन 1961।
इसी के प्रिंसिपल्स पे हम जितने भी प्लांट्स हमारे अराउंड प्रेजेंट है उनको साइंटिफिक नेम देते हैं। एनिमल्स के लिए क्या था, ICZN। ICZN stands for इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, राइट। ये कब आया, 1964 में आया। और इसी के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम क्या देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं हमारे अराउंड जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारा जो साइंटिफिक नेम है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट जीनस है, दूसरा कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट को रेफर करता है। फिर हमने 4 बहुत ही बेसिक रूल्स के बारे में जान लिया नॉमेनक्लेचर के, राइट। उसके बाद हमने क्या, क्लासिफिकेशन पढ़ा, टैक्सोनॉमी पढ़ा, और अब हमने सिस्टमैटिक्स पढ़ लिया। ये हमारा सारा जो भी अभी तक हमने कवर किया वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया सब। अब हम आते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन देती हूँ पहले इसकी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, अभी मैंने आपको बोला ना कि क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर देते हैं कन्वीनियंट कैटेगरीज पे। उन्हीं कैटेगरीज के बारे में अभी हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब हम कहते हैं ये जो हमारा क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है ना, ये एक स्टेप नहीं है, इसमें हायरार्की ऑफ स्टेप्स है। मतलब एक टाइप का ग्रुप नहीं होता, बहुत सारे टाइप्स के ग्रुप होते हैं। उन्हीं टाइप ऑफ ग्रुप्स के बारे में हम अभी जानने हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या है, हायरार्की ऑफ स्टेप्स। हायरार्की का मतलब समझते हो, कभी समझाओ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं हायरार्की ऑफ स्टेप। और ईच स्टेप को, हर एक स्टेप को हमने कैटेगरी बोल दिया। अभी मैंने आपको बताया कि एक टाइप की कैटेगरी नहीं होती, बहुत सारे टाइप्स की कैटेगरीज होती है। उसी कैटेगरीज को हम क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं, कुछ भी कह लो आप, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला, ग्रुप। ग्रुप को हमने किस नाम से जाना, ग्रुप को हमने कैटेगरी के नाम से जाना, राइट। ग्रुप को हमने कैटेगरी के नाम से जाना। कैटेगरी का फिर मैंने आपको एक बताया, टैक्सा, राइट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रैंक, या फिर टैक्सॉन, या फिर टैक्सा। और ये क्या है, एक यूनिट है, एक यूनिट है। जैसे हमारी बॉडी का हर एक यूनिट क्या है, सेल है ना, ऐसे ये एक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, एक पार्ट है क्लासिफिकेशन का, सबसे बेसिक पार्ट है क्लासिफिकेशन का, ओके। क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर हुई ये चीज अच्छे से। तो ग्रुप को हमने क्या बोला, कैटेगरी। कैटेगरी को फिर मैंने इसका साइंटिफिक नेम क्या दिया, रैंक, टैक्सॉन या टैक्सा। और ये जो है ये क्या है, बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, सबसे बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। और इनके कॉमन फीचर के बारे में जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो क्या है कि इनके पास 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। अब हम कहते हैं कि भाई इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, कैसे ग्रुप करें हम उन्हें इतनी सारी कैटेगरीज में, कैसे पता करें किस ऑर्गेनिज्म को कौन सी कैटेगरी में डालना है, हाउ टू ग्रुप ऑर्गेनिजम्स, हाउ टू कैटेगराइज देम। तो कैटेगराइज जो होता है, कैटेगराइजेशन जो होती है वो किसके बेसिस पे होती है, करेक्टर्स के बेसिस पे होती है। वो करेक्टर्स जो हमें इजीली ऑब्जर्वेबल होते हैं, राइट, जो अभी मैंने आपको बताया। और ये हमें किसके बारे में पता करवाने में हेल्प करते हैं, सिमिलैरिटीज के बारे में और डिससिमिलैरिटीज के बारे में। क्लियर हुआ। आज यहीं तक फिनिश करते हैं इस टॉपिक को। मैंने आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि क्या होती है, हायरार्की होती है क्लासिफिकेशन की, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, टैक्सा है जिसको मैं कैटेगरी भी कहती हूँ, राइट। और हम कैसे कैटेगराइज करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, ये सब मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ
उन कैटेगरीज के बारे में जानने के साथ साथ हम टैक्सोनॉमिकल एज के बारे में भी जानेंगे और हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। सो फॉर फर्दर डेली अपडेट्स आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज जितना भी टॉपिक खत्म हुआ है, जितना भी यहाँ तक, इस सब के नोट्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड होंगे और उसका लिंक नीचे गिवन होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू।